जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिन से ये टेस्ट सीरीज जो चल रहा था ज्ञान बिंदु का, ये डबल स्टार टेस्ट सीरीज बीच में रुक गया था किसी पर्सनल रीजन के कारण। तो चलिए आज से हम लोग ये जो पीछे का जो टेस्ट हो चुका है उस पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर 9 है। 1 से लेकर 8 तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आज से हम लोग टेस्ट 9 शुरू करने वाले हैं। और डेली जितना जो छूट गया है, 3-4 टेस्ट छूट गया है, वो हम लोग डेली इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भारत, साहिना अली मालदीव, फ्लावियो एंटोनियो एल बिलुविनुवा फिलीपींस और एजुकेट द गर्ल्स द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो ये किसको किसको ये दिया गया है? तो ये इसकी बात कह रहा है। तो ये दिया गया है, जो दिया गया है ये दिया गया है, साहनी अली को दिया गया है, फ्लोविनो एंटोनियो एल बिलुविया को भी दिया गया है, और एजुकेट द गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये 3 लोगों को दिया गया है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रैमने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो एजुकेट गर्ल्स संस्था जो भारत है उसको दिया गया है, साहिना अली को दिया गया है, ठीक है, और फ्लावियो एंटोनियो एल बिलुविया फिलीपींस को दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लिया जाए, चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना बना है। पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तो ये क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, ये बात सही है। और पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, ये भी बात आपका सही है। तो सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसको क्या हो जाएगा? ये बात तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी पदार्थ के बारे में आपको पता है कि पार्टिकल्स होता है, जो कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में जो होता है वो रिक्त स्थान होता है, जिसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, जिसके कारण ये लोग गति करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बिलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है बिलियन एक सन्मार्गी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। बिलियन की बात कर रहा है, ठीक है। बिलियन में बिलियन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। अतः बिलियन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो बात यह भी सही है। बिलियन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि बिलियन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और बिलियन के कण अस्थायी होते हैं, अतः बिलियन में से विलेय के कणों को समान प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये बात सही है। तो चारों का चारों इसमें सही है। क्या है? चारों का चारों सही है। बिलियन एक सन्मार्गी मिश्रण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लगभग आकार जो होता है दोनों का समान ही होता है, ठीक है। फिर इसके जो कण का जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो 10⁻⁹ मीटर के लगभग हो जाता है। और ये प्रकाश के परिक्रमण नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और इसको पृथक भी नहीं किया जा सकता। तो चारों का चारों आपका क्या है? इसमें सही है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात है। कहता है यह एक संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। आयोग केवल 1 वर्ष से कम समय की घटित मामलों की ही जांच करता है। तो ये तो सही है। इसका 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष होता है, और या फिर कितना होता है? 70 वर्ष होता है। तो आपका क्या हो गया? दो गलत हो गया। तो दो वाला काट दीजिए, दो कट गया, दो कट गया, दो कट गया, ठीक है। तो सही कौन सा है? इसमें क्या पूछ रहा है कि सही कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रहा है ना? क्या पूछ रहा है? इसमें सही ही पूछ रहा है ना? तो केवल 3 सही है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन कहीं गड़बड़ कर दिया है। इसमें सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन गलत है। ये सही की बात नहीं कर रहा बल्कि असत्य पूछ रहा है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। असत्य पूछेगा तब यह सत्य में हो सकता है कि दो गलत है, और ये संवैधानिक निकाय भी नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, तो ये भी गलत है। एक और दो दोनों गलत है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका इस तरीके से कि गलत कौन है, तो एक और दो गलत है, ये दोनों असत्य है। बाकी संवैधानिक नहीं बल्कि क्या है, सांविधिक है। क्या है ये, सांविधिक निकाय है, जो कि इसको बाद में बनाया गया है, सांविधिक निकाय है। ये मानव, इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया है। कब बनाया गया, 1993 में इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कब बनाया गया, तो 1993 में इसको बनाया गया है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है, या तो 70 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए उसके लिए। ये सही है कि 1 वर्ष से कम समय में घटित मामलों की ही जांच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। तथा पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो क्या क्या है, तो पश्चिमी का जो ये जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर इसकी बात कर दिया जाए तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये कहता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं, ये गलत है, ये गलत है। सही कौन है, केवल दो सही है। तो इसमें असत्य कौन है, तो केवल एक है जो कि असत्य है। तो इसमें बात ये हुआ कि जो पश्चिमी घाट है ये ज्यादा ऊंचा है। क्या है, पश्चिमी जो घाट है ये क्या है, घाट ऊंचा है। पश्चिमी घाट क्या है, ये ऊंचा ज्यादा है। बाकी पूर्वी घाट थोड़ा कम है। पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये टूटा टूटा है, बीच बीच में सब इसमें टूटा हुआ है। और ये एक साथ ऐसा है। थोड़ा चौड़ा ये भी ज्यादा है, और पश्चिम पूर्वी घाट है ये चौड़ा थोड़ा कम है, पश्चिमी घाट चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, और इसकी बात आगे देखते हैं। और इसमें जो पहाड़िया की बात कर ले तो पूर्वी घाट में जो पहाड़ी है अगर वो आप जानना चाहें तो पूर्वी घाट में है नल्ला मलाई है, बेलीकोंडा भी पूर्वी घाट में है, पालकोंडा भी पूर्वी घाट में है, नगारी पूर्वी घाट में है, सेचालम भी पूर्वी घाट में। सब आंध्र प्रदेश की ये सब पहाड़ियां हैं। बाकी नीचे अगर तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में कौन कौन है, जवादी है, सेवराई है, पंचविलाई है और सिरूमलाई है। ये सब कहाँ तमिलनाडु में आ जाता है। ओकुन का नियम किसके बीच का संबंध को दर्शाता है। ओकुन का नियम है किसके बीच का संबंध को दर्शाता है। ओकुन का जो है ये आपको दिखाता है बेरोजगारी और उत्पादन के नियम में। ओकुन का नियम किसको बीच का दर्शाता है, तो ये बेरोजगारी और उत्पादन के बीच के संबंध को दर्शाता है। और ये ओकुन का नियम आया कब था, तो ओकुन का नियम 1960 में लाया गया था। ठीक है, ये इसके बारे में दिया गया था, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। ये नियम बेरोजगारी और उत्पादन अथवा वास्तविक जीडीपी के बीच विपरीत संबंध को बताता है। तो क्या बताता है ये कि वास्तविक जीडीपी के बीच में, वास्तविक जो जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी मतलब क्या होगा, बेरोजगारी और उत्पादन, बेरोजगारी और उत्पादन अथवा अथवा वास्तविक जीडीपी के बीच में क्या दिखाता है, विपरीत विपरीत संबंध दिखाता है। विपरीत संबंध दिखाता है ये ओकुन का नियम जो होता है ये दिखाता है। इसका अर्थ है कि अगर बेरोजगारी दर बढ़ती है तो उत्पादन घटता है, और जब बेरोजगारी घटती है तो उत्पादन बढ़ता है। तो ये अपोजिट की बात कर देता है। ठीक है, और एक बात और है कि अगर बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि होने पर जीडीपी में लगभग 2% की गिरावट होती है। अगर बेरोजगारी है अगर 1% से बढ़ रहा है तो जो जीडीपी है वो कितना, लगभग 2% से क्या होता है, घटता है। घटता है, अगर ये बढ़ता है 1% से तो जीडीपी 2% से लगभग घटेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये कब कब क्या हुआ था। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब किया गया था। तैमूर का जो था भारत पर आक्रमण जो किया था ये 1398 ईस्वी में किया था। कितने में, 1398 में। बहलोल लोदी का सिंहासन रोहन कब किया गया था। बहलोल लोदी का सिंहासन रोहन क्या 1451 में किया गया था, 1451 में। और बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह कब हुआ था। तो बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह 1269 में हुआ था, 1279 में। तकोल्लम की लड़ाई कब हुई थी, तकोल्लम की लड़ाई 949 में हुआ था। तो अब इसको मिला लीजिए कि सबसे पहले कहाँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। तो याद रखना तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ है। तैमूर भारत पे आक्रमण किया है 1398 में, लगभग 1400 ईस्वी के आसपास में किया था तैमूर। बहलोल लोदी का सिंहासन 1451 में हुआ है। और बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह 1279 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिक
मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी है, वो कहाँ पे पाया गया? तो केरल में पाया गया था। ठीक है, इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है, बात सही है। ये पीने के पानी अथवा व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यह बीमारी मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है। तो एक तो सही है और तीन सही है, एक और तीन सही है, बाकी दो गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। एक और तीन सही है, बाकी दो गलत हो जाएगा। यह ठीक है, ये सूक्ष्म अमीबा के कारण होता है और ये ठहरे हुए पानी में होता है और कुआं या तालाब में पाया जाता है। तो ये पीने के पानी में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में या फिर कुएं के पानी में। कुएं के पानी में क्या होता है? ये पाया जाता है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या है? ऑल मेन मस्ट डाई। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव मस्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ओ, एडजेक्टिव पूछा है ना, तो कहता है कि ऑल मैन मस्ट डाई। तो एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। मेन क्या है? अगर मेन की बात करते हैं, ये नाउन आपका हो जाएगा। मस्ट आपका क्या होगा? तो मस्ट मॉडल वर्ब है। ये क्या है? ये मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब हो गया। और डाई की तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये डाई क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। और ऑल क्या हो गया आपका? ये एडजेक्टिव हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट ऑफ द फैमिली डिसेंडेंट द सजेशन ही मेड। डिसेंडेंट फ्रॉम द सजेशन ही मेड। द डिसेंडेंट फ्रॉम द सजेशन ही मेड मतलब डिसेंडेंट ऑफ फ्रॉम मतलब होता है कि असहमति। डिसेंडेंट फ्रॉम जो होगा इसका मतलब होता है असहमति। असहमति। तो ये हो जाएगा डिसेंडेंट फ्रॉम द सजेशन ही मेड। आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या? समुद्र प्रदक्षिणा नाम था। इसका नाम क्या था? समुद्र परिदक्षिणा नाम था। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया करने वाला प्रथम देश कौन था? संविधान निर्माण के जो बनाने वाला प्रथम देश कौन था? तो अमेरिका जो था सबसे पहला संविधान बनाने वाला था। कौन था? अमेरिका सबसे पहले संविधान बनाने वाला था। और कहता है कि अमेरिका का संविधान जो 1787 में हस्ताक्षरित हुआ था। और कहता है कि जो ये है ये बनाया कब गया था? तो संविधान बनाया गया 1787 में बनाया गया था। 1787 में बनाया गया और लागू कब किया गया था? तो लागू आपका हुआ था कब? लागू 1789 में हुआ। 1789 में क्या हुआ? लागू हुआ था। लागू 1789 में हुआ था। ठीक है, स्तंभ अ और स्तंभ बी को मिलाइए। वैज्ञानिक कहता है कि किसने किसने क्या किया है? डाल्टन ने क्या बनाया था? डाल्टन बताया था लेवोजियर था, वो क्या बताया है? डाल्टन ने क्या बताया? प्राउट ने बताया। तो परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक ये दिया था, डाल्टन ने दिया था। डी का 3 सभी में दे दिया है। ठीक है, लेवोजियर के बारे में क्या है? लेवेजियर रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। ये देने वाले कौन है? तो ये देने वाले कौन है? लेवोजियर थे। तो आपका बी का वन हो जाएगा। बी का वन एक ही है, तो ये हो गया। डेमोक्रिटस कौन थे? तो कहता है कि पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है। अविभाज्य कणों से निर्मित होने वाला बताया था किसने? डेमोक्रिटस ने बताया था। डेमोक्रिटस ने बताया था। प्राउड्स ने क्या था? यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। कहता प्राउड्स होता है, कहता है कि यौगिक में तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नील बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों पर दूर किया था। यह भी बात आपका सही है। तो 14 क्या है? दोनों का दोनों आपका सही पूछ रहा है ना, तो सही में क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों सही हो जाएगा। तो कहता है परमाणु की संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जे टॉमसन ने दिया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने कहता नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों का दूर किया था। किसने किया था? नील बोर ने किया था। और इसी के लिए इनको 1922 में, इसको कब मिला है? तो 1922 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। 1922 में क्या दिया गया इनको? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था कब? जुलाई 1947 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 की बात है, तब ये प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है। और इसकी स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। और स्वीकृति की अगर बात कर ले, स्वीकृति कब मिली थी, तो ये कहता है कि 18 जुलाई 1947 को 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है। और संविधान के बारे में पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में पहली बार किसने उठाया था? तो मौलाना हसरत अली ने किया था। मौलाना हसरत अली ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इन्होंने ही 1921 में किया था। स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो कहता है 1906 में हुआ था। अगर अगर बात करते हैं स्वराज, स्वराज जो ये शब्द है, ये शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो 1906 में किया गया था। ये 1906 में पहली बार मांग उठाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में इसकी इसकी मांग उठाई गई थी। स्वराज शब्द का हुआ था। और ठीक है। और जो कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था कब? अगर पूर्ण स्वराज की बात कर लेते हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में स्वराज की मांग की थी। अगर गांधी जी की बात कर लेते हैं तो गांधी जी थे, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो गांधी जी ने लिखा। और इसमें कहता है कि स्वराज की मांग की थी। क्या कहते हैं? स्वराज की मांग भी की गई थी इसमें। स्वराज की मांग मांग जो है इस पुस्तक में किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा आरेख पिता, महिला और डॉक्टरों का सही संबंध दिखाता है? पिता, महिला और डॉक्टर, क्या क्या पूछ रहा है? पिता, महिला और डॉक्टर, ये तीन की बात कर रहा है। पिता, महिला और डॉक्टर की बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पिता, महिला और डॉक्टर। नहीं, पिता तो महिला नहीं हो सकते ना, ये तो बाहर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब सही है। देखिए कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या हो सकता है? डॉक्टर भी महिला भी हो सकती है। अगर ये डॉक्टर की बात कर ले तो ये महिला भी हो सकता है और डॉक्टर पिता भी हो सकता है। लेकिन एक महिला जो है, अगर यहाँ पे महिला रख रहे हैं तो ये पिता नहीं हो सकता। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या रख दीजिए? यहाँ पे महिला रख दीजिए और यहाँ पे पिता रख दीजिए। और बीच में क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हो जाएंगे। डॉक्टर क्या हो सकता है? डॉक्टर एक महिला भी हो सकता है और डॉक्टर एक पिता भी हो सकता है। तो ये बीच वाला डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पिता अलग रहेगा और महिला अलग रहेगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज पूछ रहा है भैया। तो ऐसे देखिए, एक दो तीन, तीन यहाँ पे हो जाएगा। एक दो और तीन यहाँ पे हो जाएगा। तीन यहाँ पे हो जाएगा और तीन यहाँ पे हो जाएगा। तो तीन तिया, तीन छो नौ, बारह। बारह तो ऐसे आ गया आपके पास। ठीक है। बारह के बाद देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक देखते हैं। 13, 14, 15, 16। 16 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। 17, 18। ठीक है। फिर ये सबसे बड़ा 19 और ये हो गया 20। हमारे पास कितना हो जा रहा है? 20 तो दिखा हमको। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए? 20 है। सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है? किसने कहा है कि मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है? मजबूत केंद्र वाला संघ कहने वाले कौन है? तो मजबूत केंद्र कहने वाले कौन है? तो ये कहने वाले कौन है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है मजबूत केंद्र वाला संघ। ये किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही है। ठीक है। आइवर जेनिंग्स की बात कहा गया है। बाकी अगर मोरिंग जोन्स ने क्या कहा है तो कहता है सहमति वाला संघ का है। मोरिंग जोन्स ने क्या कहा है? सहमति वाला संघ। किसने कहा है? तो मोरिंग जोन्स ने कहा है। सहमति वाला संघ कहा है, मोरिंग जोन्स ने कहा है। और व्हीलर जी ने भी कुछ कहे थे। ये कहता है ग्रेनवीन ऑस्टिन ने कहा सहकारी संघ व्यवस्था है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा सहकारी संघ व्यवस्था। सहकारी संघ व्यवस्था इन्होंने कहा है, ग्रेनवीन ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है। केसी वियर ने कहा है अर्ध संघीय। इन्होंने क्या कहा था? ये एक है जो कि अर्ध संघीय इन्होंने कहा है। केसी वियर ने अर्ध संघीय कहा है। किस मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कहा जाता है राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। कहा जाता है राजनीतिक मामले की कहता है सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। बाकी आर्थिक मामलों की भी एक समिति बनाई जाती है, नियुक्ति समिति भी होती है। अब ये समझिए, ये एक मैथ का सवाल है।
कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। आपको सबका वैल्यू खाली पता होना चाहिए तो बहुत ईजी बन जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 8 इंटू 1/2 हो गया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन से √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस सेक मतलब क्या हो गया, कॉस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2, तो इसका √2 हो जाएगा। कैसे इसका √2 हो जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये उसका उल्टा है तो √2 हो जाएगा, तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, ये ऊपर वाला हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो एक ही हो जाएगा, माइनस कॉट 30 का वैल्यू मतलब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 हो जाता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया। क्या क्या बचा, यहाँ पे 4 काट दीजिए, तो इधर क्या बच रहा है, 4 इंटू 3/4 हो गया, -4 -2 हो जाएगा, अपॉन 1/3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर बचा है कि -6 में से 3 गए तो -6 में से 3 गए तो -6 बचा, और नीचे -2 बचा, तो आंसर आ रहा है 3। कितना आ जा रहा है, 3/2 आना चाहिए, 3/2 तो आ ही रहा है, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे बचेगा 2 बचेगा। तो -3 -6 में से गया तो -3 बचेगा, ये कहाँ से आ गया, हाँ, -6 में से -3 हो गया और 2 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/2 मतलब ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है 240 मीटर लंबे ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर घंटे प्रति से चल रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर सकता है, तो गति के साथ 372 मीटर वाली लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, 240 मीटर लंबा है, और वो कह रहा है कि 9 सेकंड में इसको पार कर जा रहा है, कितना सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो ट्रेन की गति कैसे हो जाएगा, अगर ट्रेन की गति की बात कर लेंगे तो कहता है कि 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो 240/9 कर लेते हैं, 240/9 कर लेंगे, तो ये 80/3 आ जा रहा है, ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, आपका ट्रेन की गति आ गया। ठीक है, व्यक्ति की गति कितना है, तो व्यक्ति की अगर गति की बात कर लेते हैं तो व्यक्ति कैसे चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 से 5/18 करना पड़ेगा, तो ये 5/3 से चल रहा है, 5/3 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, दोनों मतलब कि सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है। बात तो यहाँ पे हो गया। सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन है तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, कहता है कि 80/3 -5/3 करना पड़ेगा, ये ना हो जाएगा। ओके, सापेक्ष गति में क्या हो जाएगा कि ट्रेन की गति में से आदमी की गति को जोड़ना पड़ेगा, सेम गति में चल रहा है तो जुटेगा ना, तो 80/5 85/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85/3 आ जाएगा। आप कह रहा है कि पूछ क्या रहा है कि इतना मीटर लंबी पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगर पार करने की अगर बात आ जा रही है तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 372 प्लस 240 डिस्टेंस हो जाएगा, और स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया 85/3 हो गया, 85/3 हो गया, तो पर 2 7 4 11, 3 5 6 612/3/85, यही ना गया, 612/3/85 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, 85 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 4 18, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में काटिए पड़े, तो 8 दूनी 16, 170 हो जा रहा है, 3 1 36, तो आपका एक आ जा रहा है, तो 85 कर लेंगे, 1 814, फिर पॉइंट दे देंगे सिल्ला, तो 8 5 40, 8 6 का 48, 8 5 6 25 30 और 8 6 48 51, डबल जा रहा है, तो मतलब 2.21.6 यहाँ पे इतने में आंसर आपको दिख जाना चाहिए था। ठीक है, अगला ये है सिंप्लीफिकेशन है, वो देखिए, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन नीचे बना देते हैं। होता है कि 90/20 हो गया, का, ठीक है, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 90 मतलब होता है, का मतलब भी तो डिवाइड ही होता है ना, तो डिवाइड बाई 6 होता है, तो मतलब एक का मतलब भी डिवाइड होता है, तो डिवाइड को चलिए अभी 6 ही रखिए, ऐसे ही बना दे रहे हैं आपको, इंटू है, ठीक है, तो 11/4 है, फिर का मतलब यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर अंदर के देख लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 11 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर डिवाइड है, फिर 9 डिवाइड बाई 3 है और इंटू 2 है, इतना ही चल रहा है।
तो इसको भी करिए तो 90/6×12 120 हो जाएगा। ये 11/4 हो जाएगा, इंटू 4×5 11 हो जा रहा है, तो ये 1/11 हो जाएगा। ये 11 11 यहाँ कट गया, डिवाइड है, ये 3×3 = 9 हो गया, 3×2 = 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो अतः यहाँ यहाँ 3×3 = 9, 4×3 = 12, तो 3/4 हो जा रहा है, इंटू 1/4 हो जा रहा है, और ये भी इंटू 1/6 हो जा रहा है। 3×2 = 6 हो गया, 4×4 = 16, 1/32 आंसर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है इसका? 1/32 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में निम्न में से किसे ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? मनुष्यों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या है? ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्या है? हीमोग्लोबिन है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को प्रवाहित करता है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन है तो ये कितना था? 4 अणु होना चाहिए कि 4 अणु ऑक्सीजन का प्रवाहित करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हेमोग्लोबिन में सबसे तेजी से घुलने की क्षमता इसके सबसे अधिक होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसको डब्ल्यूबीसी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, वैसे तो होता है कि ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कान के बाहरी हिस्से को कहा जाता है कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है। बाहरी हिस्से को क्या कहता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है। कहता है कि जो कर्ण पल्लव है, ये कहता है कि सुनने में और ध्वनि संतुलन में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, कान होता है वो 3 भाग में होता है। एक तो बाह्य कर्ण हो गया, जिसमें कर्ण पल्लव और बाह्य कर्ण कुहर होता है। कर्ण पल्लव मिडिल वाले को कहता है कर्णपट गुहा। कर्णपट गुहा ये मिडिल में हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका मिडिल में हो जाता है। और कर्णपट गुहा हो गया, और अंत में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है, अंत अंदर वाले को। तो कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च को पाचन में संबंधित है? स्टार्च पाचन में संबंधित कौन है? तो वो एमाइलेज है। एमाइलेज है वो स्टार्च पाचन के लिए वो होता है। लाइपेज जो होता है ये क्या करता है? ये फैट को पाचन करता है। कहता है कि फैट को बसीय अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है? बसीय अम्ल में बदल देता है फैट को। बसीय अम्ल में या तथा ग्लिसरॉल में, या क्या है? तो ग्लिसरॉल में भी बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर अगर बात करते हैं पेप्सिन जो है, तो कहता है कि पेप्सिन कहता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन कहता है प्रोटीन है, इसको क्या चीज में बदलता है? प्रोटोन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। मानव शरीर की उपस्थित पेशियों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। मानव शरीर में कहता है कंकाल पेशियों को रेखित पेशीय कहा जाता है। कंकाल को क्या कहा जाता है? रेखित पेशीय कहा जाता है। बात सही है। आहार नाल और जनन मार्ग के भीतरी भित्ति में स्थित पेशियां अरेखित और अनैच्छिक कहलाती है। आहार नाल के अंदर में अरेखित भी होती है और अनैच्छिक भी कहलाती है। भी बात आपका सही है। हृदय पेशियां अनैच्छिक है। हृदय पेशियां अनैच्छिक है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों का तीनों आपका कथन क्या है? सही है। ठीक है, हृदय पेशियां अनैच्छिक होती है, और कहता है कि ये रेखित भी होता है। हृदय पेशी क्या होता है? रेखीय होता है। ये पेशी जो है वो रेखित पेशी होता है, रेखित पेशी है। ठीक है, और इसका तंत्र का तंत्र इस पे कहता है, हृदय पेशी पे कहता है कि नर्वस सिस्टम का नियंत्रण नहीं होता है। नर्वस सिस्टम का नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, यही एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी अगर कहता है कि कंकाल है वो रेखीय पेशी है, और इसकी क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र का ऐच्छिक नियंत्रण होता है। तो कंकाल पर जो रेखित है, इस पे क्या होता है? तंत्रिका नर्वस सिस्टम का क्या होता है? नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, अल्गोहास है। बेंगुला नहीं है। बेंगुला ये हिंद महासागर में नहीं है, बल्कि बेंगुला है वो कहता है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। बेंगुला कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक वो भी दक्षिणी, ये कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक में है। दक्षिणी अटलांटिक में ये बेंगुला आपका ये है। बेंगुला जलधारा है, ये कहता है कि दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये अफ्रीका की बात हो रहा है, तो ये पश्चिमी तट के सहारे, यहाँ पे से पश्चिमी तट के सहारे बेंगुला चलता है। यह जलधारा कालाहारी मरुस्थल के कारण उत्पत्ति के कारण है। इसी के कारण क्या होता है? कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ है? अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? आपका अफ्रीका में है, और इसी के कारण बेंगुला के कारण ही कालाहारी मरुस्थल है। बाकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात कर लिया जाए,
तो यहाँ पे फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, दक्षिणी में क्या है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा भी है, ब्राजील गर्म जलधारा है, और दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह भी है यहाँ पे। फिर कहता है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा वो है, कहता है कि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। तो अगर यहाँ पे जो ये जो ऐसे जो ये है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो इसमें इसी के तट से वो कहता है कि फॉकलैंड की दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे ठंडी जलधारा चलता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉकलैंड है। फॉकलैंड आपका यहाँ पे चल रहा है। ये क्या है आपका, तिब्बंगुला है। ठीक है। हम्म। ब्राजील गर्म जलधारा होता है, ब्राजील गर्म जलधारा भी है। ठीक है, आगे देखिए। ये जलधारा के बारे में थोड़ा सा अगर आप मैथ के थ्रू बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कभी चलो किसी और दिन पढ़ा देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवादी दर्शन है, बात सही है। जैन धर्म में मोक्ष की व्याख्या करता है, तो ये भी बात सही है। कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों सही है। आपका क्या है, दोनों के दोनों है। कहता तो ऐसे तो है कि दोनों नास्तिक है, वेदों को स्वीकार दोनों नहीं करता है, दोनों कर्म फल सिद्धांत व पूर्ण जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी कहता है कर्म फल सिद्धांत और पूर्ण जन्म को मानता है। ठीक है। किस देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से क्या होता है, जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीजी के बारे में, यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाँ, इस इंडेक्स के अनुसार 2018 से 23 के बीच में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी बात आपका सही है। बिहार इसमें 57 अंक के साथ सबसे नीचे रहा है, ये भी बात आपका सही है। इसमें क्या है, सभी का सभी कथन सही है। तो एसडीजी कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, और बिहार सबसे नीचे है, 57 अंकों के साथ सबसे नीचे है। शीर्ष प्रदर्शन, अगर एसडीजी की टॉप की बात कर ले, कहता है टॉप पे कौन है, तो टॉप की अगर बात कर दे तो कहता है केरल है और उत्तराखंड है। केरला एंड उत्तराखंड दोनों है। ठीक है। खराब में सबसे बिहार ही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही सुमेलित है। कोलंबस पुर्तगाल का था? नहीं, कोलंबस पुर्तगाल का नहीं था, कोलंबस इटली का था। कहाँ का था, कोलंबस जो था वो इटली का था। कोलंबस कहाँ का था, इटली का था। और इसने अमेरिका की खोज किया। कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज है। अमेरिका की खोज किसने किया था, खोज किया था कोलंबस ने। कहता है अमेरिगीचू वेस्पुची, ये अमेरिका का नहीं है, ये अमेरिका वेस्पुची, ये भी कहाँ का, ये स्पेन का है। ये कहाँ का है, स्पेन का है। ठीक है। और हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का, ये बात सही है, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का है। बार्थोलोमियो डियाज, ये अफ्रीका, ये भी बार्थोलोमियो डियाज, ये भी कहाँ का, ये पुर्तगाल का ही है। ये भी कहाँ का, पुर्तगाल का ही है। अब बार्थोलोमियो डियाज ने ही कहता है कि दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप पहुंचा था। ये कहाँ होता है, केप ऑफ गुड होप जो है, ये यहाँ पे पहुंचने वाला कौन था, ये बार्थोलोमियो ही था। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को आतंक का युग कहा गया है, 1793 से 1794 में। तो कहता है फ्रांस की क्रांति में आतंक का युद्ध कहा गया है, युग कहा गया 1793 से 1794 को आतंक का युद्ध कहा गया है, आतंक का युग कहा गया है। हाल में बोधगया में आयोजित पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने 17 सितंबर 2025 को की थी। तो कहता है कि पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव के आयोजन, बात है ये सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुआ था। नहीं, 17 सितंबर 2023 में ही पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत हो गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ 2023 में शुरू किया गया था। तो कौन सा गलत है, तो केवल दो गलत है आपका। गलत कौन है आपका, केवल दो गलत है। 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल में ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क दुर्घटना सबसे अधिक दर्ज की गई है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ। और सबसे अधिक मौत की बात कर दें, सबसे अधिक मौत कहाँ हुआ है, तो ये मौत हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक मौत हुआ है। ठीक है।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात कर रहा है तो इंद्र ब्रजा जो है सबसे शुद्ध शब्द में कौन है? तो कहता है इंद्र ब्रजा है, वह सबसे शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में किसे स्वर संधि है? तो स्वर संधि किसमें है? तो राम जोड़ आयन। राम जोड़ आयन जो है इसमें क्या है? राम जोड़ आयन कहिए या ऐसे आयन, ये इसी में स्वर संधि, रामायण में स्वर संधि है। बाकी तपोगुण में क्या है? तो कहता है कि तप जोड़ गुण होता है इसका, तप जोड़ गुण है, ये विसर्ग संधि है। ये क्या है? विसर्ग संधि है। तपोगुण में क्या है? विसर्ग संधि है। अत जोड़ एव है तो अतः जोड़ एव है, इसका क्या होता है? अतः जोड़ एव हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। अतः जोड़ एव, ये भी विसर्ग संधि है। ये भी क्या है? विसर्ग संधि है। ये भी विसर्ग संधि है। सज्जन है कि बात सत जोड़ जन है, ये क्या है? सत जोड़ जन है। ये क्या है? कि व्यंजन संधि है। क्या है? ये आपका व्यंजन संधि हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापना किया था। तो सबसे पहले आने वाले कौन है? अगर बिहार की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला आने वाला कौन है? पुर्तगाल है। सबसे पहले यहाँ पे डच 1632 में आया। अंग्रेज आया था, अगर अंग्रेज की बात कर लेते हैं तो अंग्रेज आया था 1620 में आया था और अपना कारखाना खोलने की कोशिश किया था आलमगंज में, लेकिन वो इसकी सफलता, जो वास्तविक सफलता मिला था वो 1651 में वास्तविक सफलता, मतलब कि कारखाना खोला। कारखाना खोला कब? तो 1600, आपको ये अंग्रेज 1651 में वो कारखाना खोला है। ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहा है, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2 है। पहले विधानसभा में कितना सीट है टोटल? तो 243 सीट है, आपको पता है। 243 सीट में कहा गया है कि कितना है? 38 सीट है एससी के लिए है और 2 सीट किसके लिए है? एसटी के लिए है। 2 सीट किसके लिए है? आपका एसटी के लिए है। ठीक है। और अगर विधान परिषद में कितना है? तो 75 सीट है, आपको पता है। लोकसभा में 40 सीट है। अगर लोकसभा की बात कर ली जाए तो लोकसभा में कितना? 40 सीट है। 40 है, जिसमें 40 में कहता है 16 सीट कहता है। और राज्यसभा में कितना है बिहार का? राज्यसभा में 16 सीट है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 हो गया। ठीक है। और लोकसभा में एससी के लिए कितना है? तो लोकसभा में अगर इसकी बात कर दिया जाए, इसमें इसकी बात करें तो इसमें एससी के लिए कितना सीट है? 6 सीट एससी के लिए। निम्नलिखित पद में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 6 8 छक्का 48 है, 12 8 96 है, तो कितना? 8 192, 24 8 192 में हो जाएगा। 24 8 192 हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 24 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, ऐसे भी आ रहा है। दोनों के तरीके से आपका 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाने वाला कौन है? तो होता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात अगर कर दिया जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कहता है फिलीपींस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फिलीपींस के द्वारा किया गया है। कब से शुरुआत किया गया? 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। और शासकीय क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में भी दिया जाता है, वास्तुकला में और क्या होता है कि वास्तुकला में नहीं दिया जाता है, बाकी सब में दिया जाता है। तो इसमें लगभग कहता है कि एशिया का नोबेल क्या इसको कहा जाता है। और इसमें कहता है कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने से दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में इसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, 6 क्षेत्र में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा 6 प्रांत में शामिल नहीं था? 6 प्रांत में शामिल नहीं था, कौन था? जिसमें कहता है कि द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किया गया था। द्विसदनीय वाला में तो पंजाब नहीं था, ये नहीं था। बाकी असम था, बिहार था, बम्बई था। फिर कहता है कि असम ये हो गया। और एक तो मध्य की संयुक्त प्रांत भी कहा जाता है। और कौन था? संयुक्त प्रांत भी था। 6 में एक संयुक्त प्रांत हो गया। और कौन बच गया? बंगाल होंगे, बंगाल है, बंगाल भी था। ठीक है, 5 हो गया। और एक कौन बचा? मद्रास बच गया। तो ये कहता है कि ये 6 जगहों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बगल में बंगाल हो गया, नीचे यहाँ पे आपका असम हो गया, और नीचे में बम्बई हो गया, और इधर क्या हो गया? मद्रास हो गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है? नहीं, चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो होता है कि चंद्रबदाई ने किया है। अजय राज ने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी। तो होता है कि चंदावर के युद्ध में
जयचंद मारा गया था, ये तो बात सही है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। कब हुआ? 1194 की बात है, जिसमें जयचंद मारा जाता है। ठीक है। और चंद्रबदाई ने कहा था पृथ्वीराज रासो लिखी है। ठीक है। नारायण के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ था, नहीं विजय नहीं हुए थे, द्वितीय युद्ध में तो ये हार गए थे, द्वितीय युद्ध में क्या गए थे? हार गए थे। ये भी गलत हो गया। और हरिकेल की जो पुस्तक है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। हम्म। ठीक है। तो हरिकेल जो है वो बीसल देव के द्वारा लिखा गया थे। बीसल देव के द्वारा हरिकेल लिखा गया है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 20 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। और ये कहता है कि अगर कैल्शियम की बात कर दिया जाए तो ये कहता है कि आवर्त 4 में है। ये किस में है? तो ये आवर्त की बात करें तो आवर्त कितना है? 4 में है। और कहता है कि इसका वर्ग क्या है? तो वर्ग दूसरे वर्ग का है। ये कितने वर्ग का? दूसरे वर्ग का है। ठीक है। बाकी क्विक लाइम को CaO कहा जाता है। जैसे अगर कैल्शियम की बात करें जिसको Ca से लिखा था, तो अगर क्विक लाइम की बात कर रही है तो क्विक लाइम को कैसे लिखा जाता है? CaO, क्विक लाइम को लिखा जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि सिलेक्ट लाइम, अगर सिलेक्ट लाइम की बात कर रही है, सिलेक्ट लाइम की बात करते हैं तो इसको सिलेक्ट लाइम को लिखा जाता है CaOH होल ट्वाइस लिखा जाता है। सिलेक्ट लाइम हो गया। जिप्सम को लिखा जाता है, जिप्सम को कैसे लिखा जाता है? जिप्सम को लिखा जाता है CaSO4 प्लस 2H2 हो जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर रहता है कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखा जाता है CaSO4 प्लस हाफ H2 हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने के प्रयोग में प्रमुख प्रेषण क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकीली श्वेत लौ के साथ जलता है, बात सही है। यह एक महीन श्वेत चूर्ण बनाता है, यह भी बात सही है। कौन सा सही पूछ रहा है? तो एक और दो, एक दो, एक दो हो गया। मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है, नहीं वाष्पित तो नहीं होता। श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता, नहीं। तो नीले लिटमस को लाल नहीं बल्कि लाल लिटमस को, लाल को कैसे में करता है? नीला में करता है। तो कहता है कि नीला को लाल करने वाला ये अम्लीय बात नहीं बल्कि क्या होता है? ये तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जो ये जलता है वो कहता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हम्म। ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो वह विरामावस्था में होती है, सही बात है। यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है, ये भी बात सही है। तो ये सही तो है लेकिन कोई व्याख्या नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 46 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। AI एक्शन समिट कहाँ हुआ है? तो ये एक्शन पेरिस में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ हुआ? तो कोच्चि में हुआ है। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो है 2 3 4 1, 2 3 4 1 क्या आपका आंसर आ जाएगा? 47 का आपका आ जाएगा डी। GST 2.0 सुधारों के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं है। इसमें कर स्लैब 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है, बात सही है। जीएसटी में सुधार में लग्जरी कार, तंबाकू, सिगरेट और एडिटेड ड्रिंक्स जैसे आइटम्स के लिए 40% टैक्स कर दिया गया है, ये बात सही है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18 से घटाकर 5 कर दिया, नहीं ये गलत है। 18 से घटाकर 0 कर दिया गया है, 0%। जीएसटी में 12% और 18 स्लैब को अब समाप्त कर दिया गया है, तो अब बचा कितना है? तो इसमें जो जीएसटी में है वो जो बचा है, जीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो जीएसटी में जो बचा है बस 2 ही स्लैब बचा है। हम्म। हाँ, वो कहता 5 और 18 बचा, कितना? 5 और 18 बचा। हाँ। तो आपका गलत हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के संविधान के मूल ढांचा का भाग नहीं है? मूल ढांचा, भारतीय मूल ढांचा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, संसदीय प्रणाली है, एकात्मक संघवाद तो नहीं है, ये मूल ढांचा नहीं है। समत्व का सिद्धांत है, तो एकात्मक संघवाद है जो कि मूल ढांचा का सिद्धांत नहीं है। तो आपका 49 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंजी जलप्रपात किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पे है। किस नदी पे है? एंजिल जलप्रपात है वो कैरो नदी पे है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ है एंजिल जलप्रपात का? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में आपका एंजिल जलप्रपात है। ठीक है। ठीक। और कहता है कि
नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस पे कौन है? तो नियाग्रा जलप्रपात है। यहाँ पे क्या है? नियाग्रा जलप्रपात आपका सेंट लॉरेंस नदी पे है। और ये उत्तरी अमेरिका में कहाँ है? ये कहता है कि उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। और जो सेंट लॉरेंस नदी है ये क्या है? तो सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और ये अमेरिका के बीच में होता है। ये नदी है वो कहता है कनाडा और यूएसए के बीच में क्या है? बॉर्डर है। ये बॉर्डर का काम कौन करता है? तो बॉर्डर का काम करता है कनाडा और यूएसए के बीच में सेंट लॉरेंस नदी करता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में ये बनाया गया था। और लाला लाजपत राय ये बने गए थे। हुआ कहाँ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक एम एन जोशी थे। संस्थापक कौन थे? जोशी जी थे। कौन थे? एम एन जोशी थे। एम एन जोशी जो थे इसके संस्थापक थे। बाद में इनको वो कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय, अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर दिया जाए तो ये कब बनाया गया था? 1919 में बनाया गया था। हाँ। निम्नलिखित में से किस तिथि को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारी थी? तो होता है कि इसको गोली मारने में 21 दिसंबर 1909 को मारा गया था। कब मारा गया था? 21 दिसंबर 1909 के मारा गया था। ये अनंत लक्ष्मण कन्हरे करवे गुट से संबंधित है। कौन गुट से थे? करवे गुट। करवे गुट एक था, करवे गुट से संबंधित थे। और इसलिए इनको वो कर दिया था और इनको फांसी दे दिया गया था कि 19 अप्रैल 1911 को। 19 अप्रैल 1911 को फांसी दिया गया था इनको। किसी देश का चालू खाता अगर घाटे में है तो इसका अर्थ है कि निर्यात आयात से अधिक है। नहीं, आयात निर्यात से अधिक है तो बी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? 53 का बी हो जाएगा। भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित पहला बैंक कौन था? तो ये कौन था प्रतिबंधित? कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। कौन था? तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। पता है कि भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो कहता है प्रथम वाणिज्यिक बैंक था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो वो कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1770 में बनाया गया था। उसके बाद आता है कि अवध कमर्शियल बैंक है, जो कि 1881 में बनाया गया। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में बनाया गया था। और ये कहता है कि प्रति भारतीयों द्वारा प्रबंधित एवं सीमित में था, मतलब बहुत लिटिल बिट कंट्रोल में था। उसके बाद ये हो गया। तो कहता है कि 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया था। पंजाब नेशनल बैंक कब बनाया गया? 1894 में बनाया गया था। और ये पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा किया गया था। आगे जब ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को कहता है मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में। और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया इसको। सेमिकॉन इंडिया के बारे में पढ़िए। असत्य कथन पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा सेमिकॉन इंडिया शो का आयोजन मुंबई नहीं बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर चिप विक्रम 3201 लॉन्च किया था। ये बात सही है, ये गलत हो गया। सेमीकॉन इंडिया का थीम अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। ये बात सही है, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना है। ये भी बात सही है। किसी वस्तु का नियत त्वरण इतना है और प्रारंभिक त्वरण वेग इतना है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? तो हमारे पास क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और भी की बात कर रहा है कि दुगना हो जाना चाहिए। मतलब दुगना मतलब 200 हो जाना चाहिए। दुगना मतलब क्या बोल रहा है? दुगना बोल रहा है ना। तो 200 मीटर प्रति सेकंड कब हो जाएगा? तो हम लोग भी इक्वल टू यू प्लस एटी जानते हैं ना। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो भी हमारे पास 200 है, यू हमारे पास 100 है, प्लस ए कितना है? ए है 10 इंटू टी हो जाएगा। इधर जाएगा तो यहाँ पे 100 बचेगा, और ये 10 इधर आएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचेगा? तो टी बराबर कितना आ जाएगा? आंसर 10 आ जाएगा। 10 मतलब 20/2, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कहता है अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोस माध्यम में हो सकता है। अनुप्रस्थ मतलब कि ट्रांसवर्स की बात हो रहा है।
ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में हो सकता है, ये बात भी सही है। समुद्र से उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन होता है। समुद्र में दोनों तरंग होता है, अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य भी होता है, बात ये भी सही है। वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही संचरण संभव है, ये गलत है। वायु में अनुप्रस्थ तथा केवल नहीं, दोनों होगा। कैसे? अनुप्रस्थ दोनों हो जाएगा। 57 का क्या है इसमें? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कहता है मुहत्सिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करता था। मुहत्सिब, बात सही है। अमीर बहर आंतरिक नौकायन का निरीक्षण करता है, तो बहर है वो नौकायन का निरीक्षण करता है, ये भी बात सही है। सहना ए पील राज के घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। नहीं, ये हाथी को देखने वाला था। सहना पील कहता है हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। क्या होता था? हाथियों की सेना का प्रमुख, हाथियों के सेना का प्रमुख होता था। ठीक है। अमीर तुजुक उत्सवों के आयोजन का अधिकारी होता था, ये बात सही है। हाल में ही नेपाल में हुए जिड जिन आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। नेपाल में मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए आंदोलन में जिड जिन पीढ़ी के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। ओली सरकार की तख्तापलट के बाद सेना प्रमुख अशोक राज सिंघडेन को अंतिम प्रधानमंत्री चुना गया। नहीं, इनको चुना गया किसको? उसका नाम क्या था? कौन कार्की? सुशीला कार्की। कौन चुने थे? सुशीला कार्की थे। सुशीला कार्की जो थे ये मुख्य सीजीआई थे। कहता है कि पूर्व सीजीआई है। क्या है? पूर्व सीजीआई। जर्जिन का तत्पर जो होता है वो 1997 से लेकर 2012 तक का होता है। 1997 से लेकर 2012 तक जर्जिन का आया था, तो ये भी आपका सही है। यदि लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? दोनों नहीं है तो कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति नहीं कर सकता है, तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? तो 80 का क्या हो जाएगा? 60 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 का आपका डी हो जाएगा। हम्म। निम्नलिखित में किसे अमित्रघात कहा गया था? तो अमित्रघात बिंदुसार को माना जाता है। ये मतलब अमित्रघात का मतलब जो होता है कि कभी किसी से हारने वाला नहीं होता है, शत्रु विनाशक होता है। अमित्रघात मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक को अमित्रघात कहा जाता है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो गिरनार कहाँ है? तो गिरनार जूनागढ़ में है। ठीक है। मास्की आपका कर्नाटक में है, तो बी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। डी का 4। कालसी कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड में है। और जौघड़ कहाँ है? गंजाम उड़ीसा में है। जौघड़ कहाँ है? गंजाम उड़ीसा में। कालसी देहरादून में हो जाएगा और जूनागढ़ में ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा गया है और पांडुलिपि के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल, पांडुलिपि जो विरासत है उसको डिजिटल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो मोहनलाल जी को चुना गया। किसको चुना गया है? मोहनलाल जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहनलाल जी का, इनका नाम क्या है? मोहनलाल। 71वें फिल्म फेस्टिवल में इनको दिया गया है। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, बात सही है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्रकाव पाया जाता है, ये भी बात सही है। तो पैंसठ का क्या हो जाएगा? आपका दोनों के दोनों सही है और करके व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें लेकिन दोनों सही है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इसमें केवल डीएनए होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम रेशे की भित्तियां अत्यधिक मोटी होती है और केंद्रीय लेंसस समाप्त हो जाते हैं, बात सही है। जाइलम की क्या होता है? भित्तियां बहुत मोटी होती है। जाइलम मृदुक कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोशिकाएं भित्तियां एब्रीन की बनी होती है। एब्रीन नहीं बल्कि सेलुलोज की बनी होती है। कैसे? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। तो आपका एक कथन सही है और दूसरा कहता है कि एक सत्य है और दूसरा असत्य है। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जाइलम जो होता है वो जल परिवहन करता है। अगर बात कर दें जाइलम की बात कर दें तो जाइलम क्या होता है? जल परिवहन करता है और एक परिवहन करता है, एक डायरेक्शन में करता है। क्या करता है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर करता है जाइलम। बाकी अगर फ्लोएम की बात करें तो भोजन परिवहन करता है, दोनों दिशा में करता है। जाइलम में अधिकतर मृत कोशिका ही होती है और फ्लोएम में हमेशा अधिकतर जीवित कोशिका होती है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फल के रंग और बीज का रंग, सभी 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 का चयन किया था मेंडल ने।
फ्रांस की सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस वाले को क्या कहता है? येलो बुक कहा जाता है। ठीक है। बाकी अगर ग्रीन बुक होता तो ईरान और इटली का इसका ईरान और इटली का एंड इटली का कहता है ग्रीन बुक कहा जाता है। ठीक है। व्हाइट बुक की अगर बात कर लिया जाए तो व्हाइट बुक में होता है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। इसमें क्या है? पुर्तगाल, चीन एवं जर्मनी। ठीक है। लाल पांडा और नीलगिरी तहर निम्नलिखित में से किस जातियों का उदाहरण है? लाल पांडा और नीलगिरी तहर किस जातियों का उदाहरण है? तो ये लाल पांडा और नीलगिरी तहर ये संकटग्रस्त है। क्या है? कहता है कि लाल पांडा और जो नीलगिरी तहर है वो क्या है? संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है। पता है संकटग्रस्त किसे कहते हैं? जिसकी संख्या केवल 250 या उससे कम रहे, मतलब जिसको 250 से कम जिसकी संख्या रहे, कम संख्या रहे उसको संकटग्रस्त कहा जाता है। ठीक है। बाकी फिर और एक होता है। सुभेद मतलब होता है कि 10 वर्षों में 50% हो जाए। 10 वर्षों में कहता है 10 वर्षों में 50% की कमी अगर हो गया तो उसको सुमेध कहा जाता है। ठीक है। दुर्लभ होता है जो कि बहुत कम संख्या, बहुत कम संख्या क्या होता है इसकी? संख्या बहुत कम होता है, बहुत कम, उसको कहा जाता है दुर्लभ कहा जाता है। और विलुप्त हो गया जो कि खत्म हो गया, कोई जीवित ना हो, कोई भी जीवित ना हो, जीवित ना हो, कोई भी जीवित ना हो, कोई जीवित ना हो, उसको विलुप्त कहा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1966 में किया गया था। प्रथम सुधार आयोग किया गया था 1966 में किया गया था। और इसके जो कहता है कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था प्रथम सुधार आयोग। और इसके अध्ययन के लिए एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता कमेटी का गठन किया गया था। किसकी? इसके पढ़ने के लिए एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। बाकी ये केंद्र राज्य के संबंधों के सुधार के लिए था। तो राज्य मन्नार आयोग के बारे में जानिए। तो राज्य मन्नार आयोग तमिलनाडु की सरकार 1969 में किया। सरकारिया आयोग के गठन 1983 में किया गया था और रिपोर्ट 1988 में दिया। सरकारी आयोग 1983 और रिपोर्ट 1988 में दिया गया था। पुंछे एक 2007 में बनाया गया था और 2010 में रिपोर्ट दिया। और उसके बाद ठीक है आगे देखते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग जो संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन है? कहता है कि सितंबर 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग शुरुआत किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो बात सही है। रैंकिंग में 17 श्रेणियों में 14,163 संस्थानों को शामिल किया गया था। हाँ 17 श्रेणी था इसका। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरुआत किया था 2015 से ही। ये 2015 से ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया था एनआईआरएफ रैंकिंग, ये भी बात सही है। आईआईटी मद्रास लगातार 8वें वर्ष समग्र श्रेणी में नहीं, समग्र श्रेणी में नहीं। आईआईटी मद्रास कुछ कुछ चीजों में है, बाकी कुछ कुछ चीजों में नहीं है, तो यही गलत है, समग्र श्रेणी में नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले तो चंपारण था, उसके बाद अहमदाबाद था, उसके बाद खेड़ा था और उसके बाद और तीन दो चार एक हो जाएगा। तो 72 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। हम्म। खेड़ा किया गया था मार्च 1918 की बात है। ये जनवरी, लगभग जनवरी फरवरी 1918 की बात है। ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 की बात है, आपको पता ही है, ये 1917 की बात है। कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को खत्म करना। तो कूका आंदोलन जो चला रहा था उसमें ये था। और कूका आंदोलन में दो तीन लोग थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1840 से लेकर 1872 की बात है कूका आंदोलन। ठीक है। और ये कहता है कि इसका जो इसके भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भगत जवाहर मल। कौन थे? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में से राम सिंह कुका भी इसमें जुड़ गए थे, राम सिंह कुका भी जुड़ गए थे इसमें। लॉर्ड रिपन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लॉर्ड रिपन प्रथम कारखाना अधिनियम। रिपन का काल आपको पता चाहिए कि 1780 से लेकर 1880 से लेकर 1884 के बीच में था। कब था? 1880 से 84 के बीच में काल था। प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के काल में पारित हुआ था, बात सही है। प्रथम नियमित जनगणना इन्हीं के काल में हुआ था, ये भी बात सही है। नियमित जनगणना इन्हीं के काल में हुआ था। ये प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 की बात है। और नियमित जनगणना जो कह रहा है ये भी 1881 में ही खोल किया गया था। 1881 में ये भी किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने पारित किया था। ये नहीं, पारित नहीं किए थे, इसको खत्म किया था। पारित नहीं बल्कि खत्म करने वाले कौन थे? रिपन जी थे।
रिपन के काल स्थानीय सुशासन का काल माना जाता है, ये बात आपका सही है। हम्म समाप्त कब किए थे खत्म? 1882 में समाप्त किए थे। हाल में ही किस संस्था द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशन फॉर ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी किया है? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में होते हैं। गलत है। कहता है एक दिशा में थोड़े होता है, कहता है विपरीत दिशा में होता है। कैसे? विपरीत दिशा में होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करता है, नहीं एक वस्तु पर नहीं, अलग अलग पे करता है। एक वस्तु पर नहीं बल्कि अलग अलग पे करता है क्रिया और प्रतिक्रिया। दोनों कौन सा सही है? कोई नहीं सही इसमें, सही कोई नहीं है। 76 का वह क्या हो जा रहा है? डी हो जा रहा है। कॉलम ए को मिलाइए। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कैपिटल जी है सर्वांतरिक गुरुत्व स्थिरांक है। भार इक्वल टू एम इंटू जी होता है। और मुक्त पतन होता है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गति होता है मुक्त पतन में। 1 2 3 4 कहाँ है जी? 1 2 3 4 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा। हम्म सितंबर 2025 में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसने किसने कार्यभार संभाला है? तो पटना मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति पवन कुमार बिमप्पा बथंजरी ये बन गए हैं। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन असत्य है? नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेयर होता है? नहीं, मेयर नहीं बल्कि कहते हैं कि नगर आयुक्त होता है। नगर आयुक्त इसको कहते हैं जिसको, ये होता है। मेयर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हाँ, नगर निगम की नीतियों के क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व नगर निगम आयुक्त को होता है। यही तो बात है, यही तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यही चीज है। नगर निगमों की आय का स्रोत निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। प्रीवी पर्स क्या था? तो प्रीवी पर्स था कि भारतीय रियासतों को पूर्व शासकों को दिया जाने वाला भारतीय भत्ता था, जो कि 1971 में खत्म कर दिया गया। 1971 में इसको खत्म कर दिया गया। 1971 में 76वां संविधान संशोधन में, 76वां संशोधन करके, 26वां, सॉरी 76 बताया, 26वां संशोधन करके। हम्म। 10 से 16 सितंबर तक में कहता है जेपैड बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये रूस में किया गया। जेपैड कहाँ किया गया? रूस में किया गया। कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं, आचार्य देवव्रत बन गए हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम कुछ और है। उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन लोकार्नो है। क्या नाम है उनका? सेबेस्टियन सेबेस्टियन लोकार्नो लोकार्नो। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 को रूस सिंधु बन गए हैं, बात सही है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन डी फेमिनिन पुरस्कार दिया गया एटाना बोनामाटी को दिया गया, ये भी बात सही है। सूचिए को राष्ट्रीय पार्टी स्थापना बीजेपी कब बनाया गया? तो 1980 में बीजेपी बनाया गया। 1980 में बीजेपी बनाया गया है। आप बनाया गया है 2012 में। ए का 3 देखिए, ए का 3 है और डी ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का बनाया? बीएसपी बनाया गया आपका। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाया गया है, ठीक है। हम्म बीएसपी बनाया 1984 में। और कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बनाया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में बनाया गया था। सी का 2 हो जाएगा। आपका आंसर ठीक है जाना है। एक बच गया एनपीपी बनाया गया। एनपीपी कब बनाया गया? 2013। एनपीपी जो है आपका जैसे 2013 में बनाया गया है। तो अभी 6 ही तो है आपका वो पार्टी। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड। घर्षणहीन है तो कार्य शून्य ही होगा, बात सही है। अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा रहा है मनुष्य, ये भी है शून्य कार्य। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, ये भी शून्य कार्य। खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण द्वारा लगाया गया बल, ये तो नहीं है। 1 2 3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1 2 3। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने जातियों में विभक्त किया है? मेगास्थनीज ने कितने जातियों में भागा था? तो 7 जातियों में भागा था। कितने जाति में था? 7 जाति। मौर्य काल में प्रचलित शब्द रूपदर्शक क्या था? तो रूपदर्शक था जो मुद्रा परीक्षण अधिकारी था। मुद्रा परीक्षण अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल है। तो ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे आपका कौन है? बिहार है। फर्स्ट पे कौन है? बिहार है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। थर्ड नंबर पे केरल है।
और फोर्थ पे कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश है, फोर्थ पे क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। 25 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो है ऊष्मा के समानुपाती तो धारा के इतना होता है। तो जो हीट होता है वो कहता है आर आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला था, हीट इजकल टू आई में करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और टी मतलब क्या हो गया आपका समय, टाइम हो गया। एच मतलब तो हीट होंगे आपका। टैक्सोनों को उनकी सही वर्गीय पदानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटा कौन होता है? तो सबसे छोटा जो हमारे पास होता है वो होता है जाति, सबसे छोटा आता है, तो 5 नंबर पे सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये हो गया आंसर। जाति के बाद क्या है? जाति के बाद है आपका वंश। ठीक है, वंश के बाद होता है कुल, कुल के बाद होता है गण, और गण के बाद होता है आपका वर्ग, और वर्ग के बाद होता है प्रभाग, और लास्ट में आता है जगत। 2025 में बिहार स्टार्टअप समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? बिहार स्टार्टअप समिट का उद्घाटन सॉरी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया था। किसने किया था? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितना हो गया? 1.9 हो गया। कितना हो गया? 1.9। 2.1 से घटकर कितना हो गया? 1.9 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कहता आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी कैसे करेंगे जी? वो राष्ट्रपति वहां पे कौन थे? राष्ट्रपति जो थे उस समय की, उनका नाम था, राष्ट्रपति जी का जो नाम था आपका, कहता फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये इन्होंने घोषणा की थे। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था। बात सही है। 77 में लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस की हार हुई थी। बात सही है। और 1971 में चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया था। ये भी बात सही है। कहता है कि किससे किससे क्या है, इसे एक ट्रिक आपको याद रखना, खाली इसे शीश काट देंगे, और लास्ट में आपको रखना नीचे पकना। जैसे देखिए ऐसे ऐसे बनाइए, ठीक है। ये शीश PKNA। अब इसको ऐसे लिखिए, शीश काट देंगे, ठीक है। सी से आपका सिंधु हो गया। ये क्या हो गया? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, ठीक है। पी से क्या होगा? पंजाब, बीच में कुमायूं, नेपाल और असम। बस ये हो गया। पंजाब में क्या आ रहा है? पंजाब में है सिंधु सतलज, सिंधु सतलज हो गया पंजाब में। कुमायूं में क्या है? कुमायूं में सतलज और काली, कुमायूं में सतलज और काली, सतलज और काली कुमायूं में हो गया। आसाम में क्या है? आसाम में क्या है? तीस्ता और दिहांग। आसाम में तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग कहाँ है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा या दिहांग जो भी कहिए। और नेपाल में क्या है आपका? काली और तीस्ता। हो गया। तो इसको मिला लीजिए। एक का 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, फिर कहता है कि सी का 2। बेल्लारी भारत के किस राज्य में है? तो बेल्लारी कर्नाटक में है। बेल्लारी आपका कहाँ है? तो बेल्लारी आपका कर्नाटक में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बेल्लारी कर्नाटक में होता है आपका मैग्नीज के प्रमुख स्रोत है। कहता है बेल्लारी है मैग्नीज का उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ पे लौह अयस्क भी पाया जाता है। बाकी अगर उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसा में आपका क्योझर, कालाहांडी और सुंदरगढ़ है मैग्नीज के लिए। उड़ीसा में कौन कौन है? क्योझर है उड़ीसा में, कालाहांडी उड़ीसा में है, सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में है मैग्नीज के लिए। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला हो गया, दंतेवाला हो गया, और अरीडोंगरी भी हो गया। छत्तीसगढ़ में हो गया दंतेवाला, बैलाडीला, अरीडोंगरी हो गया। ठीक है। झारखंड में पलामू और लोहारदंगा आपका झारखंड में हो जाएगा। भारतीय मानक समय इतना डिग्री और तथा कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में करता है। कहाँ करता है? छत्तीसगढ़ में करता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो जो मानक समय रेखा है
कहता है कि ये है, अगर कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा होता है 8 राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से होता है। और मानक समय जो है वो 5 राज्यों से है। तो ये मानक समय है वो कितना, 5 राज्यों से गुजरता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसने किसने कितने युग्म सही सुमेलित हैं? चार्ल्स डार्विन तो दिया था, वो चार्ल्स डार्विन जो दिए थे वो जैव विकास की अवधारणा दिया था, तो ये तो गलत है। कैरोलिस लिनियस ने दिया था, द्विपद्धति नाम जनक जो थे कैरोलिस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिए थे, तो ये भी गलत है। कार्ल्स वोइस ने थे मुनीरा जगत के बारे में बताए थे, तो ये भी गलत है। एच आर विटेकर ने दिया था, एच आर विटेकर ने 5 जगत प्रणाली की बात किया था, तो ये भी गलत है, कोई नहीं सही इसमें। कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया, तो ये बात सही है। सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है, ये भी बात आपका सही है। कोशिकाओं द्वारा उत्तकों का निर्माण होता है, ये भी बात सही है। तो गलत क्या है? कोई नहीं गलत है। योजना और संस्था ब्रांड एम्बेसडर, खो खो के सलमान खान जी थे, जोमेटो के शाहरुख खान जी हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिनव बिंद्रा जी हैं, और मालदीव के कौन बने? कटरीना कैफ। डी का 4 हो जाएगा। सी का 2 है, सी का 2 आपका आंसर आ गया बी। ए का 3 और बी का 1, ठीक है। कहता है कि इतना में से 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। कहता है 229301 में स्थानीय मान क्या है? तो 9 इंटू 1000 मतलब कितना होगा? 9000 हो जा रहा है। और अंकित मान मतलब 9 घटा दो इसमें से, 1998, आपका ये आंसर आ गया। तो आज हम लोग पूरा सेट जो आपका टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 1 से 8 तक वहाँ पे भी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और पिछले कुछ समय से पर्सनल रीजन के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अभी से जितने भी बाकी पीछे टेस्ट बचे हुए हैं और आगे होने वाला है, आपका टोटल टेस्ट का यहाँ पे डिस्कशन कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।